Hey everyone, welcome back to my channel, and today we will discuss some in-text question from the chapter Chemical Reaction and Equation. So the first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ़ क्यों करते हैं, उसको क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है तो वो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेता है। अब वो जो लेयर फॉर्म होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो उसको बर्न नहीं होने देती, तो इसीलिए हम पहले उसके ऊपर से हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन which usually have a coating of white layer of magnesium oxide on its surface. It is formed by the slow reaction of moist air on it. This hinders the burning of magnesium. So this layer is removed by rubbing with sandpaper before burning. So the next question is, write a balance equation for the following chemical reaction. यहाँ पे ये chemical reaction लिखे हुए हैं, हमको इनको बैलेंस करना है. So यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिविंग हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हाइड्रोजन मतलब हमने यहाँ पे H2 लिया. अच्छा, हमने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल H क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ पे H2 ही क्यों लिया? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है. सेम रीज़न फॉर द क्लोरीन ऑल्सो. तो इसको हमें बैलेंस करना है. हमने यहाँ पे लिखा H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl. यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आटम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का सिर्फ एक सिंगल आटम है. हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 आटम्स हो गए और क्लोरीन के भी 2 आटम्स हो गए. तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है. Now the second question is, barium chloride reacting with aluminium sulfate giving barium sulfate plus aluminium chloride. पहले तो हमने इनके केमिकल नेम से इनका केमिकल फॉर्मूला बनाया, फिर हम इनको बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है. यहाँ पर बेरियम का एक सिंगल एटम है. लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम का हमारे पास 1 एटम है, सिर्फ एक एटम है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक ही एटम है. तो ये तो पहले से बैलेंस है. जब हम जाते हैं सेकंड पे, दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन के 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे. यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्लोरीन के 3 एटम्स है. तो इसको हमें बैलेंस करना है. हम क्या करें कि क्लोरीन का जो नंबर है वो दोनों जगह सेम हो जाए. हम ऐसा करते हैं कि हम क्लोरीन को राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर हम यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के 6 एटम्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्लोरीन के 6 हो जाएंगे. अगर हम इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन के जो नंबर है, क्लोरीन के एटम्स है, वो भी 6 हो जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा. फिर हम देखेंगे कि हमने अगर क्लोरीन को बैलेंस किया तो उससे बेरियम जो है वो अनबैलेंस हो गया. यहाँ पर बेरियम के पास 3 एटम है, लेकिन यहाँ पे बेरियम का सिर्फ एक एटम था, तो हमने इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे बेरियम कितना हो जाए, 3. यहाँ पे भी बेरियम के एटम 3 हो जाए. नाउ द नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 ही है. हमने इसको जब क्लोरीन को बैलेंस किया था तो ये खुद ही बैलेंस हो गया था. वैसे ही सल्फेट को अगर हम देखेंगे तो सल्फेट भी बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे SO4 और होल थ्राइस है. सेम वैसे यहाँ पे SO4 है और थ्राइस इधर है, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो ये बैलेंस हो गया. नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर गिविंग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो ये है सोडियम और ये है H2O, दैट इज वाटर. तो यहाँ पर सोडियम का एक एटम है और राइट हैंड साइड पे भी सोडियम का एक ही एटम है, तो सोडियम तो हमारा बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन का एटम देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है हमारे पास, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं. राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो हम इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 4 हो गए. यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 4, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के अभी हमारे पास 3 एटम्स है. तो हमने क्या किया, हमने NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे. 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे. 2 + 2 इज इक्वल टू 4. तो यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए और इधर भी हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए. लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा जो सोडियम था वो अनबैलेंस हो गया. यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसके हमारे पास 4 एटम हो गए थे. यहाँ पे हाइड्रोजन, जब हमने इसको बैलेंस किया हाइड्रोजन को, तो हमने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सोडियम के एटम्स 2 गए, लेकिन यहाँ पे सोडियम का सिर्फ एक ही एटम था, तो हमने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम हो गए, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल एंड द फॉलोइंग रिएक्शन. अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको बैलेंस करना है. तो फर्स्ट वाला है बेरियम क्लोराइड reacting with Na2SO4 that is sodium sulfate giving BaSO4 plus NaCl. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है. तो इसको बैलेंस करते हैं. बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम का एक एटम है और राइट हैंड साइड पे भी बेरियम का एक एटम है, ये तो बैलेंस्ड है. क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड पे दो एटम है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ पे सिर्फ एक एटम था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम हो गए, यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस हो गया. अब बात करते हैं सोडियम की. सोडियम के यहाँ पर दो एटम है और सोडियम को जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो सोडियम खुद ही बैलेंस हो गया, सोडियम के यहाँ पे भी दो एटम्स हो गए. यहाँ पे SO4 दैट इज सल्फेट के, मतलब पहले सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एक एटम है, यहाँ पर भी सल्फर का एक एटम है. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स है. दैट मीन कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है. नाउ द सेकेंड वन इज sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया और हमको प्रोडक्ट में क्या मिला, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड H2O. तो यहाँ पे सोडियम का हमारे पास एक सिंगल एटम है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी सोडियम का एक ही एटम है. यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एक है, मतलब एक एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक ही एटम है. अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास दो है. कैसे, एक तो NaOH में एक हाइड्रोजन थी और एक HCl में एक हाइड्रोजन थी. तो यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हमारे पास दो ही हाइड्रोजन है. H2O के फॉर्मूले में दो हाइड्रोजन होते हैं. यहाँ पे क्लोरीन भी एक है, यहाँ पे क्लोरीन भी एक है. दैट मीन्स कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस थी, इसको बैलेंस करने की जरूरत थी ही नहीं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग. एक सब्सटेंस है जिसको हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं. वाइट वॉशिंग मतलब अपने घर में दीवारों पे पेंट करने में हम उसको यूज करते हैं. तो वो कौन सा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है हमारा क्विक लाइम. उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO. इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं. अब हमको इसका रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ. सेकंड क्वेश्चन में ये है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर. हमको इसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है. तो CaO हमको पता है कि वो सब्सटेंस क्या था, CaO. हमने CaO को वाटर के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने से हमें क्या मिला, CaOH होल ट्वाइस. इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. CaOH होल ट्वाइस को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Why is the amount of gas collected in one of the test tube is double the amount collected in other in electrolysis of water experiment? Name the gas. इन्होंने बोला कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का the question is कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था वाटर का तो उसमें एक गैस जो थी वो दूसरे के कंपैरिजन में डबल थी. तो उसका क्या रीज़न है? सो द आंसर इज, अगर हम वाटर के फॉर्मूले की बात करें दैट इज H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम होता है. अब बिकॉज हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं तो इसीलिए हाइड्रोजन जो गैस थी वो डबल अमाउंट में मिली. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल अमाउंट में है, जबकि ऑक्सीजन गैस के थोड़े से बबल्स दिखाई दे रहे हैं. तो यही रीज़न था, और जो गैस थी वो हाइड्रोजन थी. द गैस विच इज कलेक्टेड in the double the amount in the electrolysis of water experiment is hydrogen. वो गैस कौन सी थी? The gas is hydrogen. This is because water that is H2O contains two part of hydrogen element, क्योंकि water के अंदर hydrogen element के दो parts होते हैं as compared to one part of oxygen element in volume. So the next question is, why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? इन्होंने बोला है कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसके अंदर हम कोई भी आयरन की नेल को अगर डिप करते हैं तो. When an iron nail dipped in copper sulfate solution, iron displaces. हमको पता है कि जो आयरन है वो, हमको पता है आयरन एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर. तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो जो हमारे पास आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर सल्फेट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो इसीलिए उसका जो कलर है उसमें चेंज आ जाता है. Therefore the color of the copper sulfate solution changes. That is, हम उसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि because iron is more reactive than copper, तो वो कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. दैट इज कॉपर सल्फेट से उसको डिस्प्लेस कर देता है.
Give an example of double displacement reaction other than one given in activity 1.10. सो हमको क्या बताना है यहाँ पे, हमको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल बताना है जो बुक में दिया है, उसके अलावा एक रिएक्शन का हमको एग्जांपल बताना है। सो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि लीड नाइट्रेट को जब हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो लीड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और HNO3 की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, तो ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। Identify the substance that are oxidized and that are reduced in the following equation। यहाँ पे हमको इक्वेशन दी हुई है, हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। सो हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, सोडियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और ऑक्सीजन ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया गया है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब रिएक्शन में कॉपर बेचारा अकेला रह गया, तो इसीलिए कॉपर रिड्यूस हुआ, यानी कि कॉपर के अंदर रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।